नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल मैनेजमेंट के सेकंड वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि आधा पार्ट उसमें कवर किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है और इसमें देखा गया है कि साइंस की क्या विशेषताएं जो हमें मैनेजमेंट में मिलती हैं और आर्ट की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें उसमें मैनेजमेंट में मिल सकती हैं। तो पहले देखते हैं साइंस की विशेषताएं। तो साइंस की पहली विशेषता है साइंस व्यवस्थित ज्ञान, सिद्धांतों और तथ्यों पर आधारित है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स और उसके फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट वो चीज होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगता है तो वो एक फैक्ट है। और ऐसे ही साइंस के सिद्धांत होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन है। अगर हम किसी चीज को छोड़ेंगे तो वो धरती की तरफ नीचे की तरफ जाएगी। इसको हम बदल नहीं सकते। दूसरी चीज आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी कि सार्वभौमिक वैधता। कहीं भी जाइए आप, साइंस के जो सिद्धांत हैं या तथ्य हैं वो कहीं भी जाएंगे वो वही के वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया को छोड़ के किसी और देश में भी जाएंगे तो वहां पे भी ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है वो लागू रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब विद्युत के जो सिद्धांत हैं वो भी वहां पे लागू रहेंगे, वो जगह बदलने से बदलेंगे नहीं। तीसरी चीज जो आती है इसमें वो है प्रयोगों पर आधारित है ये। साइंस के जो सिद्धांत हैं और जो चीजें हैं वो प्रयोगों पर आधारित रहती हैं। जैसे कि न्यूटन है, उसने भी अपने लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो वो उन्हें प्रयोगों के आधार पर ही दिए हैं। आर्ट्स में जो चीज आती है वो होती है व्यक्तिगत कौशल का प्रयोग। मतलब कि जैसे कि आर्टिस्ट हम किनको कहते हैं, सपोज कोई सिंगर है तो सिंगर बहुत तरह के होते हैं और सबका कौशल अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर तरह के जितने भी सिंगर है सब एक समान है। वो वो अंतर क्यों आता है? वो अंतर उनकी व्यक्तिगत कौशल के कारण आते हैं। कोई ज्यादा क्रिएटिव होता है, कोई कम क्रिएटिव होता है, किसी में किसी तरह का टैलेंट है, किसी में दूसरे तरह का टैलेंट है, कोई रैप कर रहा है, कोई सॉन्ग्स गा रहा है, कोई भजन में अच्छा है। तो ये व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है कि वो उस आर्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसका जो आउटकम आएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो कैसे, उनके व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है। दूसरी चीज आती है आर्ट में अभ्यास और रचनात्मकता पर आधारित। तो जैसा कि हम जानते हैं डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ये सब अभ्यास से ही निखर के आते हैं। और इनमें रचनात्मकता, जो जितना रचनात्मक होगा वो उतनी अच्छे परिणाम ला पाता है। चाहे वो डांस की बात करें या किसी पेंटिंग की बात करें या हम सिंगिंग की बात करें या गायन वादन की बात करें। चीज आती है सैद्धांतिक ज्ञान की उपस्थिति। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट में कोई सिद्धांत नहीं है। आर्ट की भी बहुत सारी लिटरेचर्स हैं, लिखे गए हैं, जो संगीत के ऊपर लिखे गए हैं, डांस नृत्यों के ऊपर लिखे गए हैं, तो इसका भी एक लिटरेचर है। तो अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट इन दोनों से कैसे रिलेट करता है। तो साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी सार्वभौमिक वैधता नहीं है। मतलब कि मैनेजमेंट जो है, जैसे इंडिया में जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है वो जरूरी नहीं कि किसी और कंट्री में भी उसी तरीके से मैनेज हो पाए। तो ये चीज साइंस और मैनेजमेंट में अलग है। और दूसरी चीज आती है जो साइंस में प्रयोगों पर आधारित है। साइंस के जो प्रयोग होते हैं लैब में होते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रयोग हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं वो मेनली ह्यूमन नेचर के ऊपर हैं। और ह्यूमन नेचर ऐसा आता है कि वो बदल भी सकता है और उसके परिणाम भी हमेशा एक जैसे नहीं आते। तो ये चीज भी साइंस और मैनेजमेंट को एक तरीके से अलग करती है। और इसलिए हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। इनएग्जैक्ट मतलब कि पूर्णतः साइंस नहीं है, लेकिन साइंस का उसमें कुछ अंश है। अब ज्यादातर चीजें जो हैं मैनेजमेंट में वो पूरे आर्ट में आती हैं। जैसे कि व्यक्तिगत कौशल का प्रयोग। मैनेजमेंट जो कौन कितना अच्छा मैनेजर होगा वो उसके व्यक्तिगत कौशल पर भी निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि हर हर जो इंसान है वो उसी तरीके से चीज को मैनेज कर पाए। कोई दूसरा इंसान और अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसमें और अच्छा कौशल हो सकता है मैनेज करने का। दूसरी चीज अभ्यास और रचनात्मकता पर आधारित। तो ये वही चीज है कि व्यक्तिगत कौशल मतलब जो जितना रचनात्मक होगा वो उतने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस के साथ ये चीज और निखर के आगे आती है।
तीसरी चीज़ सैद्धांतिक ज्ञान की उपस्थिति, जो आर्ट में है ऐसा ही अपने प्रिंसिपल्स जो हैं, जो सिद्धांत हैं जैसे कि टेलर ने दिए हैं, ये हमारे मैनेजमेंट में भी उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट जो है या प्रबंध जो है, वो एक परफेक्ट आर्ट है, एक उत्तम कला है। लेकिन साइंस के टर्म्स में हम इसको यही चीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि साइंस की ये पूरी तरीके से एक विज्ञान नहीं है। विज्ञान के कुछ लक्षण इसमें हैं लेकिन पूर्णतः विज्ञान नहीं है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। मूलतः 3 स्तर होते हैं प्रबंध के। पहला होता है उच्च स्तर, जो सबसे टॉप लेवल पे होता है। दूसरा होता है मिडिल स्तर, मध्य स्तर, मिडिल लेवल। और तीसरा होता है पर्यवेक्षी स्तर या इसको ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टॉप लेवल या उच्च स्तर का कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है कि उद्देश्य और नीतियां निर्धारित करना। मतलब जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे गोल्स होंगे आगे, जो हमारी कंपनी के या हमारी संस्था के, और उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी, उनका निर्धारण टॉप लेवल ही करता है। और टॉप लेवल लेवल में जो निर्धारण करने वाले होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं या चेयरमैन होते हैं, जो हायर लेवल ऊँची पोस्ट पर बैठे होते हैं। तो इनका मेन काम होता है उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण करना। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका ज़्यादातर समय पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग में ही जाता है, तो ये वही कार्य है। अब आते हैं मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल का कार्य है नीतियों की व्याख्या और कार्यों को सौंपना। मतलब जो नीतियाँ ऊपर से बनाई गई हैं, उनकी व्याख्या करके जो नीचे ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर्स हैं, उनको समझाना और उनको कार्य देना कि आपको ऐसे-ऐसे करना है और आपको ये-ये गोल्स अचीव करके देने हैं। एक तरीके से जो मिडल लेवल है ना, वो एक लिंक की तरह काम करता है, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। मिडिल लेवल में कौन-कौन आता है? मिडिल लेवल में आते हैं जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं जिसको। तीसरा लेवल आता है ऑपरेशनल या पर्यवेक्षी स्तर, जिसमें कि आते हैं सुपरवाइजर्स और फोरमैन। जैसा कि अभी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, तो वो मैनेजर्स ऑपरेशनल लेवल पे ही आते हैं। इनका कार्य क्या होता है? कार्यकर्ताओं की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण। तो ये वो मैनेजर्स हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं अपने वर्कर्स के साथ, और इन्हीं पर निर्भर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो उत्पाद आएगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में इनको सीधा दिख रहा है और यही सबसे ज़्यादा कांटेक्ट इनका वर्कर्स के साथ रहता है और रिलेशन भी इनका वर्कर्स के साथ रहता है कि इनको कैसे अच्छा प्रोडक्ट लाना है। अब आता है प्रबंध के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या-क्या कार्य होते हैं प्रबंध के? तो सबसे पहला कार्य प्रबंध का होता है कि प्लानिंग करना या नियोजन करना। नियोजन से मतलब है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका पहले से निर्णय लेना होता है। प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमें और पहले से करना होता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं एक घरेलू एग्ज़ाम्पल से देता हूँ। जैसे मान लो हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है। तो बर्थडे पार्टी कल है, तो इसकी प्लानिंग हमें आज से ही करनी होगी कि हमें बर्थडे पार्टी में कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। क्योंकि ये प्लानिंग अगर हमने पहले से नहीं की और एंड टाइम पे अगर हमको याद आता है, तो हम इतने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो पहले करी जाती है और फ्यूचर की चीज़ के लिए करी जाती है कि हमें आगे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें कैसा रिज़ल्ट्स चाहिए आगे जाके। दूसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइज़िंग, जिसे कहते हैं संगठन। संगठन का मतलब होता है कर्तव्य सौंपना और कार्यों का समूह बनाना। ऑर्गेनाइजिंग को सीधे तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने प्लान तो कर लिया कि बर्थडे में हमें क्या कैसा कैसा बर्थडे मनाना है कल। तो उसके लिए अब हम कुछ ड्यूटीज बनाएंगे कि कौन बलून्स को डेकोरेट करेगा, कौन केक लेके आएगा, कौन नाश्ता वगैरह लेके आएगा और कौन बैनर वगैरह लगाएगा। तो ये हो गई कि हमने ड्यूटीज असाइन कर दी कि ऐसी ऐसी ड्यूटीज हैं, ये काम हमें करना है, इनका ये ग्रुप है। इसके बाद आती है तीसरी चीज स्टाफिंग या नियमितीकरण। स्टाफिंग का सीधा मतलब है कि जो हमने ड्यूटीज असाइन की हैं उन पर किस आदमी को काम पे रखना है। हम उसी आदमी को काम पे रखेंगे जो वो काम कर पाए। तो इसका यही है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन। अब मान लीजिए हमने ऐसे को काम पे रखा है
जिसको केक की जानकारी ही नहीं है, तो वो सही केक कैसे लेके आ पाएगा? या जिसको बलून्स के डेकोरेशन का कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर बलून्स का डेकोरेशन हो पाएगा क्या? स्टाफिंग में ही रिक्रूटमेंट होती है। जैसे कि कोई जॉब अगर वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस बताई जाती है कि हमें ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उनको ये कंप्यूटर आना चाहिए, उनके पास सीपीसीटी होना चाहिए, उनकी ये ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वो उस कार्य को वो कर पाएँगे और आगे इंटरव्यू वगैरह लेके उनको फिर उस जगह पे रखा जाता है। चौथी चीज़ आती है डायरेक्टिंग या निर्देशन। निर्देशन को हम ऐसे देख सकते हैं कि कर्मचारियों का मार्गदर्शन और उन्हें प्रेरित करना। निर्देशन एक बहुत ज़रूरी कार्य है या बहुत ज़रूरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि निर्देशन को हम ऐसे देखते हैं कि जो लीडर होता है वो एक तरीके से डायरेक्ट कर पाता है, क्योंकि वही उनका मार्गदर्शन करता है जो और हमारे कर्मचारी हैं उनका, और उन्हें प्रेरित करता है कि वो अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें, और ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाए। जैसे कि हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, स्टाफिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उस पे एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो औरों को मोटिवेट करे, उनको बताए। अगर मान लीजिए कि कोई किसी काम में पिछड़ रहा है, तो उनको ये मार्गदर्शन दे सके कि आपको ये जल्दी करना है ताकि हमारा पूरा कार्य सही समय पे समाप्त हो सके। अगली चीज़ आती है कंट्रोलिंग या नियंत्रण। वास्तविक कार्य की तुलना मानकों से करना। मानक हम उन्हें कहते हैं जो हमने प्लानिंग या नियोजन करते समय हमारे लिए सेट किए थे। मान लीजिए किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने ये मानक तय किया था कि पहले 3 महीने में वो 10,000 पैकेट्स को बनाएँगे और अपने मार्केट में लॉन्च कर देंगे। लेकिन 3 महीने से पहले लगभग ढाई महीने के समय उन्हें पता चला कि अभी उनके 5,000 ही पैकेट्स बने हैं और मार्केट में पहुँचे हैं। तो इस समय वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको दिख रहा है कि हम अपने मानक से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। तो इस समय उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाएँ और मार्केट में अपना प्रोडक्ट को भेजें। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। जब हमारी वास्तविक कार्य हमारे जो मानक तय किए गए थे उनसे पिछड़ता है, उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, तब हम कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के ज़रिए उनको हम सही करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने ट्रैक पे फिर से वापस आ पाएँ। नीचे यही दिया गया है कि वास्तविक और साकार गतिविधियों के बीच किसी भी विसंगति को नियंत्रण के चरण में दूर किया जा सकता है। और कंट्रोलिंग के ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। पिछले जो सेट्स थे, पिछले एग्ज़ाम्स के ग्रुप 2 ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कंट्रोलिंग के ऊपर भी थे और ज़्यादातर ये जो 5 चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं, इनके ही ऊपर घुमा-फिरा के क्वेश्चंस बोले जाते हैं। अगर आप इनको सही तरीके से समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगली चीज़ आती है समन्वय, प्रबंध का सार, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस। अब कोऑर्डिनेशन या समन्वय होता क्या है? समन्वय कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि वह धागा है जो सभी कार्यों को जोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है या समन्वय है, वो कोई अलग से कार्य नहीं है। जैसा कि हमारी प्लानिंग थी, स्टाफिंग वगैरह ऑर्गेनाइजिंग थी, समन्वय कोई अलग कार्य नहीं है। ये एक धागा है जो बाकी जितने भी कार्य हैं उन सबको जोड़ के रखता है। कैसे? कि सपोज़ हमने पार्टी का प्लानिंग भी कर ली, हमने ड्यूटीज़ भी दे दी, हमने ड्यूटीज़ पे लोगों को लगा भी दिया कि आपको ये करना है, आपको ये सब करना है। लेकिन उन सब के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा, उन सब के बीच में अगर अच्छा तालमेल नहीं होगा, तो वो कार्य समय पे नहीं कर पाएँगे। मान लीजिए जिसको केक लेने भेजा था, वो अगर समय पे ही ना आए और दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट में ना रहे कि हमें 6 बजे तक आना है या 5 बजे तक आना है, तो वो समय पर केक लेके आ पाएगा क्या? अगर केक ही नहीं आएगा तो हमारी पार्टी जो है, जो हमारा मेन आउटकम आना था, जो हमें होस्ट करनी थी पार्टी, वो होस्ट नहीं हो पाएगी और हमारा जो प्लान है, जो हमारी प्लेनिंग प्लानिंग है, वो फेल हो जाएगी। समन्वय की विशेषताएँ देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। समन्वय की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो ये प्लानिंग की स्टेप से ही शुरू हो जाती है। और जितनी भी हमारी अगली स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, इन सब में ये चलती रहती है। क्योंकि प्लानिंग में भी जैसे अलग-अलग डायरेक्टर्स रहते हैं, उनके बीच में समन्वय ना हो, तब भी कोई काम नहीं बनेगा। नीचे ऑर्गेनाइजिंग में भी अगर वो ना हो समन्वय, तो भी कार्य नहीं चलेगा। तो ये हमेशा एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और ये कभी निरंतर चलती जाती है और कभी खत्म नहीं होती। दूसरी चीज़ आती है कि ये इंटीग्रेट करती है ग्रुप एफर्ट।
मतलब सामूहिक प्रयासों में एकता। जैसे कि हमने सबको अलग-अलग ड्यूटीज़ दी थी बर्थडे पार्टी के लिए, तो उनकी जब जब तक उनकी एकता नहीं होगी, तब तक हम उस कार्य को सक्सेसफुली नहीं कर पाएँगे। तो ये जब तक ये समन्वय नहीं होगा उनके बीच में हम एक अच्छी पार्टी होस्ट नहीं कर पाएँगे। ऐसा ही होता है संस्थानों में भी, ऑर्गेनाइज़ेशंस में भी, वहाँ पे भी अगर समन्वय नहीं होता ग्रुप्स में, तो वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाते और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती ऑर्गेनाइज़ेशन। तीसरी चीज़ आती है परवेज़िव। परवेज़िव जैसा कि सर्वव्यापी कार्य। ये भी क्या है, हर जगह पे चाहिए, सर्वव्यापी है। प्लानिंग के समय भी चाहिए, ऑर्गेनाइज़िंग के समय पे भी चाहिए, स्टाफिंग करने के समय पे भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए, हर चीज़ में ये चाहिए। मतलब समन्वय हर स्टेप पे होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट के पे। अगली चीज़ आती है कि यूनिटी ऑफ एक्शन। कार्य में एकता। तो ये हम पहले से ही देख रहे हैं कि समन्वय का कार्य ही ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनका इतिहास अलग-अलग है, उनकी इच्छाएँ अलग हैं और उनका कार्य करने का तरीका अलग है। लेकिन ये समन्वय ही वो चीज़ है, इन सबको मिला के चलती है और इन सबके जो अलग-अलग कार्य हैं, इनके जो एफर्ट्स हैं, इनको एकजुट करके हमें एक दिशा में लेके जाती है ताकि हम अपना जो एक प्लानिंग के समय जो गोल हमने सेट किया था, उसको हम अचीव कर पाएँ। आगे देखते हैं समन्वय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेशन की देखी जाती है ग्रोथ में, ग्रोथ इन साइज़। मतलब कि समन्वय का महत्व कहाँ ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन, हमारी कंपनी की साइज़ बढ़ती है या उसका आकार बढ़ता है, वो ग्रो करती है। अगर वो ग्रो करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे। पहले मान लीजिए 50 लोग थे, अब 500 लोग हो गए हैं वहाँ पे। अब 500 लोग होंगे तो उन सबके बीच में समन्वय स्थापित करना और ज़्यादा कठिन होगा। तो जो एक अच्छा मैनेजर होगा उसमें ये गुण होगा कि उन सबके बीच में वो सही से समन्वय, अच्छे से समन्वय स्थापित करे और संगठन के आकार में जब वृद्धि हो तो उसको भी अच्छे से मैनेज करके इन सबको एकजुट करके अपने गोल की तरफ अग्रसर करे। डिफरेंशिएशन मतलब कार्यात्मक विभेदीकरण। जैसे कोई भी कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है। अगर वित्त का जो विभाग है और जो मार्केटिंग का विभाग है, उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा, तो कोई सक्सेसफुल गोल अचीव नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मार्केटिंग टीम को अगर अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें 10% का डिस्काउंट देना है, जो मार्केटिंग वाले। लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं, वित्त वाले हैं, उनका कहना है कि 10% डिस्काउंट हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारा प्रॉफ़िट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो दोनों अपनी चीज़ों पे अड़े रहते हैं, तो कोई भी निर्णय नहीं हो पाएगा और वो अपने गोल से पिछड़ जाएँगे। तो यहाँ पे भी समन्वय का बहुत महत्व है कि जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें एक समन्वय स्थापित करके, उनको एकजुट करके, उनको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना। अगला जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे ज़्यादा काम में आएगा वो आएगा स्पेशलाइजेशन में। इंटीग्रेटिंग स्पेशलिस्ट व्यू मतलब विशिष्टीकरण में। जैसा कि हमने देखा है आजकल की जो कंपनियां हैं उनमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशलिस्ट जो अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि कोई फाइनेंस फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं, टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं। तो स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको ये लगता है कि उनसे अच्छा उनका कार्य किसी को नहीं आता और दूसरा जब उनको और समझाता है तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये एक बहुत टफ और या चैलेंजिंग चीज़ होती है किसी भी मैनेजर के लिए कि वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित कर पाएँ। तो ये एक चैलेंज होता है और ये समन्वय का महत्व यहाँ पे भी बहुत आता है कि जो स्पेशलाइजेशन है और जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको कैसे एकजुट करना, उनको कैसे उनमें सामंजस्य बिठाना। इसके बाद ये एक छोटा-सा टॉपिक और है, मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी 21वीं सदी में प्रबंध। 21वीं सदी में प्रबंध से मतलब ये है कि जो आजकल जो हमें जैसे मैनेजर्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है गूगल है, एप्पल है, तो ऐसी कंपनीज़ में किस तरह के मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली चीज़ जो आती है उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब कि वैश्विक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज का जो टाइम है, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, जो वैश्विक स्तर पे कार्य कर रही हैं, उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं और अलग-अलग देशों से आए हुए लोग हैं।
उनकी पृष्ठभूमि अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका दृष्टिकोण भी अलग है। तो जो नए मैनेजर चाहिए हमें, जो 21वीं सदी के ऐसे मैनेजर चाहिए जो इन सबको समझ सकें और इनमें सामंजस्य बिठा सकें और इनको एक साथ लेके चल सकें। दूसरी चीज़ जो आती है वो ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी, तकनीकी अनुकूलन, यूज़ ऑफ एआई एंड डिजिटल टूल्स। मतलब कि जो आजकल हमें जो मैनेजर्स चाहिए 21वीं सदी में, उनको टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, उन्हें एआई का यूज़ और डिजिटल जो टूल्स हैं, उनका यूज़ अच्छे से आना चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब ये कि जो जो जैसे एप्पल है, एप्पल का आपने देखा होगा उन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया और उसके पीछे रीज़न क्या बताया था कि वो एनवायरनमेंट को फ़ेवर कर रहे हैं, वो पर्यावरण को बचा रहे हैं कि कम कागज़ का यूज़ करके, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल के फ़ोन का डिब्बा क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। उस कारण से वो अपना एक दायित्व निभा रहे हैं किसके प्रति? एनवायरनमेंट के प्रति। और ये जो एनवायरनमेंट के प्रति अपना दायित्व निभाना है, वो ही किसमें आता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व में। ऐसी ऐसी मेथड्स का या ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँच सके। चौथी चीज़ आती है कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता का प्रबंध। जैसा कि अभी बताया था, ग्लोबल जो कंपनी होगी उसमें अलग-अलग संस्कृति के लोग होंगे और उनकी संस्कृति को समझकर, उनमें सामंजस्य बिठाकर एक साथ लेके चलना ही 21वीं सदी के मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो बस इस इस वीडियो में बस इतना ही था।